नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोया टैगोर वुमन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको हैप्पी विंटर्स। उम्मीद है आपकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक अगला है सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन हमने जो पीछे पढ़ा था, स्त्रियों की स्थिति के बारे में, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में हमने जो पढ़ा था कि वैदिक काल में उनकी क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में उनकी क्या स्थिति थी, फिर ब्रिटिश काल में उनकी क्या स्थिति थी। उसके आधार पर जो उसके अंदर स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद जो समाज सुधार हुए, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम स्त्रियों की स्थिति जो कंडीशन थी वो कैसे हो गई। धीरे धीरे जब ब्रिटिश काल आया, उस काल के अंदर क्या था, आते आते स्त्रियों की ऐसी स्थिति आ गई कि जो कुप्रथाएं थी, कुसंस्कार थे, उन्होंने अपनी एक जगह बना ली थी, जड़ बना लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्त्रियों की स्थिति जो थी काफ़ी ज़्यादा दयनीय होगी। कुछ आदर्श थे, यानी कि अच्छी प्रथाएं भी ऐसी थी जिन्होंने स्त्रियों की थी तो वो बहुत अच्छी प्रथाएं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो सिंबल दे दिया औरत को, स्त्री को, वो एक वस्तु का दे दिया, जैसे कि कन्यादान। कन्यादान का आदर्शवाद होते हुए भी, एक अच्छी प्रथा होते हुए भी, वो एक वस्तु के रूप में उसने स्त्री को इंगित कर दिया कि भी एक के पास थी और उठा के उसने दूसरे को दान दे दी। तो ऐसे ही जैसे बाल विवाह कुसंस्कार थे, प्रथा थी, और इसी के साथ जो संयुक्त परिवार थे, उसके अंदर भी स्त्रियों की स्वतंत्रता काफ़ी ज़्यादा बाधित हो गई। इसमें स्त्रियों की जो संयुक्त परिवार थे, इन्होंने स्त्रियों को आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया, क्योंकि उनके पास इन सब चीज़ों के लिए, मतलब उन्हें अपनी आवश्यक ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर क्या होना पड़ रहा था, डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। अगर उनकी तरफ वो देखेंगे तो उनकी वो ज़रूरत पूरी होगी, वरना वो नहीं होगी। कुछ इस तरह की कंडीशंस थी। औरत की स्थिति बहुत ज़्यादा क्या होगी, दयनीय होगी। और इसी बीच अगर कुछ विधवा की जो स्थिति देखें तो वो और भी ज़्यादा दयनीय थी। उनको समाज से निष्कासित करने जैसी स्थितियाँ कर दी जाती थी, उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, उनकी सारी उनसे रंग छीन लिए जाते। विधवा के हम जानते हैं क्या क्या प्रथाएं हैं, हमने इनके बारे में सुना हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो था, कुछ समाज सुधारक निकल कर आए, बुद्धिजीवी निकल कर आए, जिन्होंने इसका विरोध किया, इसको लोगों को समझाने की कोशिश की और इसमें सुधार लाने की कोशिश की। जिसमें एक थे राजा राम मोहन राय। सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंदर 1858-1859 के बीच में इनका काफ़ी नाम उजागर हुआ, क्योंकि 1858-1859 के अंदर 1858 के अंदर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1859 के अंदर इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक सबसे बड़ी चीज उस वक्त समय थी कि या तो स्त्री को क्या विधवा के रूप में, एक अभिशाप के रूप में ज़िंदगी जीनी पड़ती, मतलब उसके बाल सारे उतरवा दिए जाते, उसको गंजा कर दिया जाता, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना, उसको समाज से अलग एक दूसरी जगह पे रहना, सात्विक खाना यानी सिर्फ सीधा सादा खाना खाना, खुशी या कोई प्रयोजन होना तो उसमें उन स्त्रियों को बुलाना नहीं, तो मतलब सभी तरह के सुख से उन्हें दूर कर देना, एक इस तरह के अभिशाप की ज़िंदगी या तो वो विधवा के रूप में जीती, या फिर ये था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को उसके साथ ही सती कर दिया जाता, यानी कि जिंदा ही जला दिया जाता। एक बहुत बड़ी स्थिति थी उस वक्त, एक प्रथा थी, और जो बहुत ही कि जिंदा इंसान को मार दिया जाए, और उस मारने की उस प्रथा को कोई गुनाह ना देकर सती प्रथा का नाम दिया हुआ था। और इसी प्रथा को रोक लगवाई थी राजा राम मोहन जी ने 1859 में। और ये इसका एक ब्रिटिश समाज के साथ उन्होंने मिलकर ब्रिटिश कानून के साथ एक कानून बनाया था, सती प्रथा पर रोक का ये कानून बना था। 1858 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, 1859 में उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई। इसके बाद जो थे, इन्होंने उसके बाद प्रथा और बाल विवाह पर रोक पर भी कई कार्य किए, लेकिन उसी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी उसके बाद आए। इन्होंने भी इन्हीं कुरीतियों को रोक लगाने की और उसके साथ साथ स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया।
साथ में ही इन्होंने स्त्रियों को वैदिक काल की स्त्री शिक्षा को वैदिक काल की तरफ लेकर जाने का प्रोत्साहन किया, जहाँ पे स्त्रियों की जो स्थिति थी वो आज के समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब दयानंद सरस्वती जी ने उसको वहाँ तक लेके जाने के लिए उन्होंने वैदिक काल के लिए तो उन्होंने स्त्री शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। फिर उसके बाद में बात आई ईश्वरचंद विद्यासागर जी। ईश्वरचंद विद्यासागर जी जो थे, इन्होंने स्त्री प्रथा के साथ पर्दा प्रथा को रोक लगाने के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह पर बहुत ज़्यादा कार्य किए। इन्होंने ना सिर्फ विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगवाने के लिए विधवा पुनर्विवाह पर कार्य किए, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया, बल्कि इन्होंने अपनी ही आंखों के सामने एक विधवा पुनर्विवाह करवाया भी, जिसके बाद उसी के बाद इनके नाम के आगे जो है विद्यासागर जुड़ा था शब्द। अब इसके बाद में महात्मा गांधी जी आए। महात्मा गांधी जी ने भी अपने स्तर पर बहुत कार्य किए। 20वीं शताब्दी आते आते उन्होंने इस बारे में बहुत काम किए। उन्होंने जो आंदोलन थे उन आंदोलन के अंदर महिलाओं की भागीदारी को अत्यधिक बढ़ा दिया, और उनके साथ जुड़ी हुई जो कई महिलाएं थी, मार्गरेट नोबेल, एनी बेसेंट और मार्गरेट कुशनस, इन्होंने महिलाओं के जो प्रति जो आंदोलन थे उनको तीव्र गति प्रदान की, और उसको उन्होंने ना सिर्फ उनकी अगुवाई की, बल्कि महिलाओं के साथ होने वाले जो अत्याचार थे उसके खिलाफ भी उन्होंने अत्यधिक आंदोलन किए, जिसी का नतीजा हमने आज़ादी के बाद कई रूपों में देखा। इन सभी समाज सुधारक जो आए थे उनके प्रयासों से जो आज़ादी के बाद जब कानून निर्माण हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिली स्त्रियों के स्तर को ऊंचा करने में। तब स्त्रियों के स्तर को ऊंचा करने के लिए, स्त्रियों को बराबर का दर्जा दिए जाने के लिए कई तरह के कानून बने। जैसे 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया। हिंदू विवाह अधिनियम जो आया, उस अधिनियम ने बहुपत्नी जो विवाह था उस पर रोक लगाई, यानी एक पत्नी के होते हुए कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता। इसी के साथ उन्होंने संबंध विच्छेद भी इसके अंदर कानून बना, यानी कि अगर आप किसी भी रिश्ते के अंदर खुश नहीं है तो आप तलाक का जो था कानून था वो उस समय पारित हुआ। आप एक रिश्ते को तलाक के रूप में अलग होकर आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, या किसी भी स्थिति के अंदर जहां महिलाएं एक अलग स्थिति में फंसी हुई हैं तो वो उससे अलग हो सकती हैं संबंध विच्छेद कानून के जरिए। उसके बाद में 1956 के अंदर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू नाबालिग संरक्षक अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम और स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कानून आए। इस कानून ने स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको काफ़ी बेहतर बनाया। बाल विवाह जो थे उस पर रोक लगी और महिलाओं की शिक्षा पर जोर हुआ, स्त्रियों को बराबर की शिक्षा दी जाने लगी, बेटियों को बराबर का सम्मान दिया जाने लगा। उत्तराधिकारी अधिनियम आने के साथ जो बेटों के बराबर का हक बेटियों को मिलने लगा। पिता की संपत्ति में बेटियां भी उतनी ही बराबर की हकदार होने लगी जितनी कि बेटे। इससे बेटियों के हक को, उनकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा योगदान उसमें मिला। दत्तक ग्रहण, यानी कि अगर बेटियों को बच्चे जैसे कहीं पे कई स्थितियां ऐसी थी कि भी कई स्त्रियां मां नहीं बन पाती थी तो उसके वजह से लोग दूसरी शादी कर लेते थे, तो उसमें भी एक दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम आने लगा, जिसमें अलग या तो भाई जैसे अगर अलग हो जाएंगे तो उनको उस पति को बराबर का भरण पोषण उसको देना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में, और दूसरा ये कि भी वो दत्तक ग्रहण भी, यानी कि वो अपना बच्चा भी गोद ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनका कानून बने। स्त्रियों और कन्या के जो अनैतिक व्यापार किए जाते थे उस पर भी अत्यधिक रोक लगी। उसी के साथ 1961 के अंदर दहेज निरोधक अधिनियम भी आया, जिसने स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उस पर अत्यधिक रोक लगाई। ये जो डाउरी प्रथा थी उस पर रोक लगाने में इस कानून का अत्यधिक योगदान रहा। आज भी हमारे समाज में प्रथाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आज स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी उच्च है। पहले के समय से जो बदलाव आया है
उसमें इन कानूनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। पहले कैसी स्थिति थी कि हर दूसरी दिन एक दहेज प्रथा के अंदर बेटी का मरना आम बात थी, लेकिन आज के दिन ये इतना आम नहीं रह गए। हाँ, आज भी ये हमारे समाज में है, लेकिन इतनी प्रथा नहीं है। आज के दिन विरोध भी है, लोग इसका सम्मान भी करते हैं। आज के दिन जो बढ़ते समय के अनुसार 1950 से स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने से दर्जा भी लगभग उनके बराबर मिलता जा रहा है, जिसकी कारण स्थिति ये है कि आज हमारी बेटियां बराबर पढ़ी लिखी हैं और जहां पे हर पुरुष अपने कदम बढ़ाता है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ती चली जा रही है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।